जय गुरु जी संगत जी, मेरे यूट्यूब चैनल गुरु जी 13 ब्लेसिंग पर आपका हार्दिक स्वागत है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आप सभी साथ संगत जी को जय गुरु जी। गुरु जी आप सभी पर मेहर बनाए रखें, सर्वदा भला सर्वदा भला। संगत जी आज फिर मैं आपके सामने हाजिर हूँ गुरु जी का नया सत्संग लेकर, और जो कि गुरु जी की डिवाइन बुक है दिव्य आभा। आजकल हम उसी के सत्संग मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, और अगर सत्संग सुनाते समय मुझसे कोई गलती हो जाए तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा। जी गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सत्संग शुरू करने से पहले हम जैसे हमेशा की तरह गुरु जी का मंत्र जाप करते हैं वैसे ही करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी आज का सत्संग अरविंद सिंगला अंकल जी का है, जो कि गुड़गांव से है। बहुत ही प्यारा सत्संग है, और ये गुरु जी की जो है पुरानी संगत है। जैसे कि आप सभी जानते हैं, जितनी भी पुरानी संगत रही थी गुरु जी की, तो गुरु जी ने उन्हीं को आदेश देकर ई बुक का निर्माण करवाया था। संगत जी सत्संग सुनाते समय अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अंकल जी लिखते हैं, गुरु अनुकंपा संपूर्ण परिवार पर। जब गुरु की अनुकंपा होती है, जब गुरु का आशीर्वाद मिलता है, तो सिर्फ वो जो जा रहा है, जो मान रहा है गुरु जी को, सिर्फ उस पर नहीं, पूरे परिवार पर। कहते हैं ना, एक व्यक्ति की आस्था पूरे परिवार के लिए आस्था होती है। तो सेम यहाँ पर भी है कि गुरु जी की जो आशीर्वाद होता है, संगत के साथ साथ अन्य जो उस संगत के साथ जुड़े हुए लोग हैं, उसके परिवार के, उसके सहपाठी हुए या उसके दोस्त हुए, उसके रिश्तेदार हुए, सब पर उनकी कृपा बरसती है। इस ग्रह पर सबसे कठिन कार्य गुरु जी के साथ अपने अनुभवों को शब्दों में पिरोना है। उनको देखने या मिलने का कोई पर्याय नहीं है। उसके पश्चात ही आपको अनुभव होता है कि वह कौन है और उनमें कितनी अभूतपूर्व प्रतिभाएं हैं। परंतु उनके दर्शन सरल नहीं हैं। वह तो उसके नियत करने पर ही संभव है। अनेक बार उनके दर्शन करने की बनी बनाई योजनाएं सफल नहीं हो पाती हैं। इसके विपरीत यदि वह चाहे तो वह आपको कहीं से भी बुला लेते हैं। मुझे दोनों ही अनुभव हुए हैं। यहाँ अंकल जी कहते हैं कि कई बार हम गुरु जी से मिलने के लिए प्रोग्राम बनाते हैं, बड़े मंदिर जाने का प्रोग्राम बनाते हैं, तो हम बना बनाया प्रोग्राम भी हमारा कैंसिल हो जाए। और लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम दूर दराज पर हैं और गुरुजी हमें बुला रहे हैं, तो कब कैसे बैठे बैठाए हमारा वहां जाने का प्रोग्राम बन जाता है। अंकल जी कहते हैं ये दोनों अनुभव मैंने महसूस किए हैं। देखिए, हम तो यहाँ बड़े मंदिर की बात कर रहे हैं, तब तो गुरुजी को तो साक्षात अंकल जी ने देखा है, तो वो तो अपने अनुभव बताएंगे। गुरु जी का भक्त बनने के कुछ दिन उपरांत ही मैंने अपनी अनुभूतियों का अपने उन मित्रों से उल्लेख किया जिसके साथ मैं प्रतिदिन 18 से 20 घंटे बिताया करता था। उन सबको यह सुनकर बहुत अचंभा हुआ, और उन्होंने गुरुजी से मिलने की आकांक्षा व्यक्त करी। उनकी इच्छा के अनुरूप और मेरी उनको गुरुजी के दर्शन कराने की चाहत किसी न किसी कारणवश 6 महीने तक टलती रही। वह दर्शन करने में असमर्थ रहे। अंततः जब यह संभव हुआ तो उन्होंने अपने जीवन के हर पृष्ठ पर गुरुजी की दया पाकर वह अति कृतज्ञ हुए। देखिए यहाँ संगत जी, अंकल जी साहब कहते हैं कि जो अंकल जी के दोस्त थे, उनसे जब वो गुरुजी की बातें करते थे तो वो भी बड़े एक्साइटेड हो गए थे गुरुजी से मिलने के लिए। लेकिन कहते कि वो जो समय था, जो बीच का अंतराल था, जो गैप था, उसमें 6 महीने का अंतराल आ गया कि वो गुरुजी के दर्शन कर ही नहीं पाए। कुछ ना कुछ ऐसा लगा रहा। तो यहाँ पर कहते हैं कि जब वो गुरुजी से मिले तो उनके हर जीवन के जो पृष्ठ होते हैं ना, हमारे जीवन के क्या पृष्ठ हैं। आज मेरा जीवन का पन्ना यही है कि मैं आपके साथ सत्संग शेयर कर रही हूँ, उसके बाद मैं अपने दैनिक कार्यों में लग जाऊंगी। फिर मेरा अगला पन्ना क्या होगा, अगले दिन आपके साथ सत्संग शेयर करना, फिर दैनिक कार्यों में लग जाना। या हो सकता है कि मैं गुरुजी के बड़े मंदिर चले जाऊं, या हो सकता है उस पन्ने में ये भी अंकित हो जाए कि मैं सत्संग में चली जाऊं। ये तो गुरु के ऊपर हाजिर है ना कि वो मेरे पृष्ठ पर क्या लिखेंगे। अभी मैं सत्संग सुना रही हूँ, नेक्स्ट में हो सकता है मेरे पास कहीं से सत्संग का बुलावा आ जाए, या हो सकता है कि कोई मुझसे मिलने आ जाए जो गुरु जी का ही कोई संगत हो, कुछ भी हो सकता है। तो ये पृष्ठ कहते हैं कि हर जीवन के उनके हर पृष्ठ पर गुरु जी की क्या लिख गया, नाम लिख गया। जैसे हम लोग आज गुरु जी का गुणगान कर रहे हैं, कल भी करेंगे, परसों भी करेंगे। हमारी तो यही इच्छा है जीवन भर उनका गुणगान करते रहें। बाकी वो जाने और उनकी मर्जी जाने, उनकी रजा में हम राजी हैं। अंतोगत्वा गुरुजी ही हमें अपने पास बुलाते हैं। इसे एक दिन गुरुजी
ने परोक्ष में कर दिखाया। कहते कि ये सब कुछ संभव है, गुरु जी ही संभव करते हैं, वो अपनी इच्छा के अनुसार ही हमें अपने पास बुलाते हैं। मैं बाहर जहां वाहन खड़े किए जाते थे अपने एक मित्र की प्रतीक्षा कर रहा था। एक कार वहीं पर आकर धीमी हुई और यह सोचकर कि मेरा मित्र इसी कार में है, मैंने उसे एक खाली स्थान पर मार्ग दिखाया। तब मैंने देखा कि उसमें मेरा मित्र ना होकर एक नव दंपत्ति यात्रा कर रहे थे। उन्होंने शालीनता से प्रश्न किया कि यही नशा रेस्टोरेंट के लिए कारें खड़ी करने का स्थान है। मैंने क्षमा याचना करते हुए उन्हें बताया कि वह स्थान तो इसी मार्ग पर कुछ ही दूरी पर है, यह स्थान संगत की गाड़ी खरीद करने के लिए है और मैं वास्तव में अपने एक मित्र की प्रतीक्षा कर रहा था। इस संवाद के पश्चात वह दोनों अपने मार्ग पर आगे चले गए। कहते कि थोड़े से दिन बाद क्या हुआ, अंकल जी गुरु जी के मंदिर में खड़े थे गुरु जी, और वहां पर वो अपने एक मित्र की प्रतीक्षा कर रहे थे कि उनका मित्र आएगा। तो कहते जैसे गाड़ी पार्किंग में लगाने की जगह हुई तो एक गाड़ी आकर रुकी। उन्होंने सोचा कि इनका अंकल जी का मित्र आया है, दोस्त आया है, तो उन्होंने उसको जगह बता दी कि यहाँ पर तुम अपनी गाड़ी क्या कर दो, पार्क कर दो। अब क्या देखते हैं कि उसमें उनका दोस्त नहीं था बल्कि कोई न्यू मैरिड कपल थे, नव दंपत्ति थे, जो कि एक पब का नशा रेस्टोरेंट लिखा है, मीन्स पब की बात कर रहे हैं जहाँ पर ड्रिंक्स वगैरह सब कुछ चलती है। तो वो कहते हैं कि एक पब के बारे में वो बात कर रहे थे कि यहाँ पर ये क्या वही रास्ता है, ये क्या वही जगह है जहाँ पर वो एक रेस्टोरेंट है जो कि इस तरह का पब वाला है। तो अंकल जी ने हाथ जोड़कर निवेदन किया, नहीं, बताया उनको, नहीं ये वो नहीं है, यहाँ पर तो संगत की गाड़ियाँ खड़ी होती हैं और गुरु जी का है ये जगह है। तो कहते हैं वो सुनकर ना वो अपनी गाड़ी आगे, मैंने उनको रास्ता बताया तो वो आगे चले गए। थोड़ी देर में वह दोनों वापस आ गए। कहते जैसे वो गए थोड़ी सी देर में वापस आ गए तो उन्होंने जानना चाहा कि वह गुरुजी के दर्शन कर सकते हैं। मैं भौचक्का रह गया। यह नव दंपत्ति अपनी सुनियोजित संध्या एक आमोद प्रमोद के साथ पढ़ना बिताकर एक गुरु के मंदिर में व्यतीत करना चाहते हैं, जिनके बारे में अभी कुछ मिनट पहले ही सुना था। उन्होंने गुरु जी के दर्शन का लाभ उठाया और संतुष्ट होकर गए। गुरु जी किस प्रकार से अपने भक्तों को अपने पास बुलाते हैं वो तो वही जानते हैं। यहाँ पर देखिए नव दंपत्ति कहाँ आए थे, वो पब में एंजॉय करने के लिए आए थे और उन्होंने बस कुछ ही सेकंड पहले और गुरु जी के विषय में जाना था कि गुरु जी की जगह है और यहाँ पर संगत आती है, उनकी गाड़ी पार्किंग होती है। तो अब वो आगे चले गए सुनकर कि जहां तो उन्होंने जाना था, अपना एंजॉय करना था। लेकिन क्या हुआ, सडनली वो थोड़ी सी देर बाद वापस आ गए और वो गुरु जी से मिलने की इच्छा रख रहे थे। तो अंकल जी एकदम भौचक्के रह गए, ये कैसे संभव, कि उन्होंने तो प्रोग्राम बनाया था अपना चिल्ल मारने का, पार्टी करने का, लेकिन ये तो उल्टा ही हो गया। अब यहाँ पर क्या था, वो खुद नहीं आए थे, उनको बुलाया गया था संजय जी, और किसके द्वारा, हमारे गुरु जी के द्वारा। आगे लिखते हैं, गुरु जी के संरक्षण में, जब गुरु जी के संरक्षण में जाते हैं तब क्या क्या होता है। जब से मैंने गुरु जी के पास आना जाना प्रारंभ किया, हर दर्शन एक विशेष आनंद होता है। उनके यहाँ बिताया हुआ समय उस दिन और जीवन का रोमांचक काल होता है। गुरु जी बहुत कुछ देते हैं, उसकी लंबी सूची उनका संरक्षण भी है। गुरु जी की छाया में प्राप्त सुरक्षा अनुपम है, यह मेरे कई अनुभवों से सिद्ध होते हैं। यहाँ अंकल जी कहते हैं कि गुरु जी के जब मैं पास गया तो उनके हर दर्शन बड़े ही विशेष होते थे। और ये नहीं है कि हमारी लंबी सूची जो होती है, हमारी बहुत सारी लंबी सूची, हमारी डिजायर बहुत बड़ी है, लेकिन उसमें जो सूची होती है ना, उसमें गुरुजी की आपको छाया मिल रही है, आप गुरुजी की छत्र छाया में बैठे हैं, उनके पास बैठे हैं, ये आपका सबसे बड़ा सौभाग्य है कि उनकी छाया में आपको बहुत कुछ प्राप्त होता है। हमें गुरुजी के पास जाते आते हुए मास ही हुआ था जब मुझे एक दिन अत्यधिक ज्वर हो गया। यद्यपि मैं औषधि कम ही लेता हूँ, उस दिन मुझे एक अति प्रबल औषधि लेनी पड़ी, परंतु ना उससे मुझे लाभ हुआ, ना ही माथे पर गीला कपड़ा रखने से। मेरी माँ ने तब मुझे अपने पास रखने के लिए गुरुजी का चित्र दिया। उस चित्र को रखते ही मेरा ज्वर कम हो गया और सामान्य तापमान स्तर पर पहुंच गया। गुरुजी के चित्र ने मुझे तुरंत लाभ पहुंचाया था। यहाँ पर देखिए संगत जी, अंकल जी कहते हैं कि गुरुजी से थोड़े से समय मिलने के बाद ही क्या हुआ, अंकल जी को इतनी जोर से बुखार हुआ, इतना बुखार हो गया कि कहते हैं कि उन्होंने गीले कपड़े की पट्टी भी अपने सर पर रखी, उससे भी कोई लाभ नहीं हुआ। दवाइयाँ वो अक्सर कम ही लिया करते थे, लेकिन अब बीमार है तो व्यक्ति लेगा ही। जब उन्होंने दवाई ली तब भी कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन जब उन्होंने गुरुजी के चित्र को, उनकी माँ ने बोला कि गुरुजी के चित्र को अपने पास रखो, तो कहते हैं जब मैंने वो गुरुजी का स्वरूप अपने पास रखा तब जाकर मेरा जो बुखार था वो सामान्य हो गया। ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी अगर आपने ध्यान से सुनी होगी संगत जी इस आंटी के थ्रू, तो फिर उसमें भी बताया गया था जब परमहंस योगानंद जी बीमार हो गए थे, उनको भी ज्वर हुआ था और किस तरीके से लाहनी महाशय, श्री लाहनी महाशय का स्वरूप उन्होंने अपने पास रखा था और किस तरीके से उनके दर्शन हुए थे श्री लाहनी महाशय के। तो सेम यहाँ पर सिंगला अंकल
अंकल जी के भी साथ है। आप रिलेट करते चलिएगा संगत जी, मैं रिलेट कराती जाऊंगी, आपको भूलने नहीं दूंगी। ऑटोबायोग्राफी उपयोगी जी गुरु जी। एक बार महाविद्यालय में मुझे अचानक ही तिरप पेट में दर्द आरंभ हो गया, उसके साथ ही मुझे उल्टी भी हुई और मुझे मेरा जी भी मितला रहा था, मतलब वो हो जाता है, वॉमिटिंग होती है तो उस टाइम में आपका जी मितलाता है, मतलब अजीब सा फीलिंग होती है आपको, वो आपका वॉमिटिंग करने का मन करता है। कहते तब मेरे मित्र मुझे लेकर घर लेकर पहुंचे तो पिताजी गुरुजी के यहाँ जा चुके थे। कहते जब मेरे एक बार कॉलेज में इनकी तबीयत खराब हो गई, इनको वॉमिट का मन हो रहा था, बार बार परेशान हो रहे थे, तो इनके दोस्त जो थे वो अंकल जी को घर लेकर पहुंचे तो देखते क्या कि वहां पर इनके जो माता पिता थे वो गुरुजी के पास जा चुके थे। कहते हैं लगातार मेरी स्थिति खराब हो गई थी और अब क्या था, जब आउट ऑफ कंट्रोल हो गई सिचुएशन तो इनके मित्र थे, उन्होंने इनके पापा के पास अंकल सिंगला अंकल के फादर के पास कॉल करके सारी बातें बता दी। कहते चूंकि 1 घंटे तक उनकी प्रतीक्षा करना उपयुक्त नहीं लगा, उनको लग रहा था कि अगर वेट करेंगे तो कुछ भी हो सकता है, तो इसलिए वहां पर फोन कर दिया गया। अंकल जी बताते हैं चिकित्सालय में मुझे ले जाया गया। मेरा परीक्षण करने के बाद चिकित्सक ने मुझे 2 इंजेक्शन और कुछ औषधियां देकर घर वापस विश्राम करने का कहा, किंतु उससे मुझे कोई लाभ नहीं हुआ। अगर मेरे पिता ने गुरुजी को मेरी स्थिति से अवगत कराया और शीघ्र जाने की आज्ञा ले ली। गुरुजी ने उन्हें एक गिलास जल में नींबू का रस डालकर मुझे पिलाने को कहा। मैंने वैसे ही किया। मेरे माता पिता के घर पहुंचने तक मैं ठीक हो चुका था। यहाँ पर क्या था कि अंकल जी को जब एडमिट कराया गया, क्योंकि 1 घंटा लगता उनको आने जाने में, कहते 1 घंटे तक वो वेट नहीं कर सकते थे, इतनी कंडीशन उनकी खराब हो गई थी। तो उनके दोस्तों ने उनको हॉस्पिटलाइज किया। तो जब हॉस्पिटलाइज किया गया तो वहां पर ट्रीटमेंट दिया गया। अब ट्रीटमेंट पे इनको इंजेक्शन लगाए गए 2 और इसके अलावा और औषधियां दी गई। कहते मुझे कोई और वापिस भेज दिया घर। कहते जब मैंने वो लिया मुझे कोई फायदा नहीं हुआ। जब ये बात अब अंकल को उनके फादर को बता दी गई तो उन्होंने गुरुजी को बताई कि ऐसे ऐसे प्रॉब्लम हो गई। तब गुरुजी ने बोला कि 1 गिलास में नींबू का रस निचोड़कर उनको दिया था। कहते वो मैंने पिया और मैं उसके बाद बिल्कुल स्वस्थ हो गया। कुछ वर्ष के उपरांत मुझे पुनः ज्वर ने घेर लिया। देखिए बार बार ज्वर हो रहा है अंकल जी को, अब ये किस तरीके से ठीक होगा वो तो वही जाने। अब ज्वर के द्वारा क्या उनकी पीड़ाएं खत्म कर रहे थे, क्या कर्म कट रहे थे, वो तो गुरुजी ही जाने। कुछ वर्ष के उपरांत मुझे पुनः ज्वर ने घेर लिया। जब 2 दिन तक शाम को तापमान 104 डिग्री तक चढ़ने लगा, मुझे चिकित्सक को दिखाना आवश्यक हो गया। एक चिकित्सक ने कुछ औषधियां दी, उससे लाभ न होने पर कुछ परीक्षण भी करवाए पर उनका परिणाम अगणित रहा। एक अन्य चिकित्सक ने औषधियों में परिवर्तन किया पर उससे भी कोई सुधार नहीं हुआ। अंततः 1 सप्ताह के बाद मेरे पिता ने गुरुजी को पता तो उन्होंने कुछ अभिमंत्रित हरी मिर्चें दी। उनका सेवन करते ही कुछ घंटों में ज्वर और जो औषधियां से नहीं उतर रहा था मिनटों में ही उतर गया। गुरुजी की दया के अतिरिक्त और किसी के करना यह संभव भी नहीं है। यहाँ पर कहते हैं कि तीसरी बार उनको फिर ज्वर हुआ संगत जी। कहते हैं कि अब इतना ज्वर हो गया था 104 डिग्री तक पहुंच गया और वो दवाइयां भी ले रहे थे, डॉक्टर से कंसल्ट कर रहे थे, तो डॉक्टरों ने उनको मेडिसिन दी। कहते हैं वो मैं मेडिसिन ले रहा था पर मुझे उससे कोई लाभ नहीं हो रहा था। फिर क्या हुआ, जब डॉक्टर को दोबारा विजिट पर गए होंगे बताया तो क्या हुआ, डॉक्टरों ने दवाई चेंज कर दी, दूसरे डॉक्टर को दिखाया। जब आपको एक जगह से फायदा नहीं पहुंच रहा तो आप दूसरे डॉक्टर के पास जाओगे ना। तो कहते हैं उसको छोड़कर हम दूसरे डॉक्टर के पास गए तो वहां भी कोई फायदा नहीं हुआ। उसके बाद जब गुरुजी को सिंगला अंकल के फादर ने बताया गुरुजी को ये समस्या कि ऐसे ऐसे बच्चे को जो भी बुखार के बारे में सिचुएशन बताई, तो गुरुजी ने उनको कुछ हरी मिर्चें अभिमंत्रित करके दी। वो जब अंकल जी ने खाई तो उनका ज्वर बिल्कुल ठीक हो गया, वो बिल्कुल ठीक हो गए थे। गुरुजी की दया के अतिरिक्त और कौन ऐसा कर सकता है, गुरुजी के अलावा कौन ऐसा कर सकता है। सिर्फ मिर्च खाने से किस तरीके से उनका ज्वर ठीक हो गया। आगे अंकल जी लिखते हैं वाहन में रक्षा। किस तरीके से गुरुजी ने वाहन में भी इनकी रक्षा की। गुरुजी को सबके भूत और वर्तमान का ज्ञात है, हमारी दृष्टि तो केवल परिसीमित है और आगे क्या होने वाला है उसका हमें ज्ञान भी नहीं है। पर एक बार गुरुजी की शरण में आने के पश्चात और अपना जीवन उनको समर्पित करने के पश्चात वह हमारे भविष्य का भी ध्यान रखते हैं। या अंकल जी कहते हैं कि एक बार क्या हुआ कि कहते हैं कि हम तो क्या है, हमारे पास भूत वर्तमान और भविष्य देखने की वो दृष्टि नहीं है, ये तो सिर्फ हमारे गुरुजी को प्राप्त है। और कहते हैं जब आप एक बार गुरुजी की शरण में आ जाते हैं तो वो हमारा सब कुछ जानते हैं, वो हमारा भविष्य क्या, वर्तमान क्या, भूत क्या, वो सब जानते हैं। और उसके बाद जब गुरुजी को आप सरेंडर कर देते हो, उनको अपने आप को समर्पित कर देते हो, सरेंडर कर देते हो, तो पूरी जिम्मेदारी कौन उठा रहा है, हमारे गुरुजी हमारी जिम्मेदारी रखते हैं। फिर ध्यान रखने का कार्य किसका हो जाता है,
हमारे गुरु का हो जाता है। जिस तरीके से माँ को पता होता है कि मेरे बच्चे को इस टाइम पे क्या खिलाया जाए, बच्चा बोल नहीं सकता शुरू में, जब बच्चा छोटा होता है वो रोता है दूध के लिए, फीड कराती है माँ उसको, कुछ खाना होता है तब वो रोता है, भूख लगी है। अब छोटे बच्चे बोल नहीं सकते तो माँ पीछे पीछे भागती है ना, उसकी केयर करती है। तो सेम गुरु जी का भी है कि आप अपने बच्चा पूरी तरीके से माँ के ऊपर डिपेंड है, ऐसे हम पूरी तरीके से किस पर डिपेंड हो जाए, अपने गुरु पर हो जाए, सरेंडर कर दें, पूरी तरीके से समर्पण कर दे, तभी हमें कुछ प्राप्त होगा, अन्यथा ऐसे भटकते रहेंगे। एक बार गुरुजी ने मेरे पिता को बताया कि मेरी माँ और मेरे ऊपर संकट आने की संभावना है। गुरुजी को कुछ आभास हुआ होगा और वह उससे बचाव के लिए उपाय कर रहे होंगे। कहते एक बार मेरे पिता को गुरुजी ने बताया कि मेरे ऊपर और मेरी माँ के ऊपर कुछ आने वाला है, संकट आने वाला है। तो गुरुजी ने उसका उपाय पहले से ही सोच लिया था, वो पहले से उस चीज का उपाय कर रहे होंगे, क्योंकि गुरुजी क्योंकि भविष्य वक्ता थे, भविष्य जान लेते थे, गुरु हैं, सब कुछ जानते हैं। अब आप ने सरेंडर कर दिया तो पूरे घर की जिम्मेदारी तो अब वही उठा रहे हैं ना। तो वही चक्कर है, जैसे हेड ऑफ द फैमिली परिवार को लेकर चलता है, वैसे गुरु भी सबको लेकर चलते हैं। अगले दिन अपराह्न में मैं अपनी कार में बाजार जा रहा था, जो कोई 2 किलोमीटर दूर था। मार्ग पर एक बड़ा चौराहा था, उसे पार करते हुए मेरी बाईं ओर से आती हुई एक मोटरसाइकिल ने जोर से कार को मारा। कार को एक झटका लगा कि वह फिसल कर मार्ग के बीचों बीच विभाजक पर जा गई। डिवाइडर जो था वहां से टकरा गई इनकी गाड़ी। मेरे ऊपर कांच के छोटे छोटे टुकड़े बिखर कर गिर गए। मैंने जब सामने के कांच को देखा तो वह साबुत था। कांच टूट के बिखर गए थे उनके ऊपर, लेकिन उन्होंने देखा कि गाड़ी का जो सामने का फ्रंट जो कांच था वो बिल्कुल ठीक था। फिर मुझे आभास हुआ कि वह टुकड़े किसके थे, खिड़की के होंगे। मैं उधर का मोटरसाइकिल के पास गया तो उपस्थित भीड़ मेरे साथ संतावना कर रही थी, यद्यपि मैं बड़ी गाड़ी चला रहा था। कहते क्या हुआ कि जब वो उतर के नीचे गए गाड़ी से देखा तो ड्राइवर कहाँ गया, वो जो बाइक चला रहा था वो ड्राइवर को देखा, वो ठीक था। और बाकी जितनी भी भीड़ थी वो क्या कर रहे थे, अंकल जी का फेवर कर रहे थे, क्योंकि गलती उनकी नहीं थी। किसकी गलती थी, उस मोटर वाले की गलती थी, बाइक वाले की गलती थी। मैंने चालक के नंबर लिए, उसके कुछ मित्र आकर उसे ले गए। कहते मैंने चालक का नंबर ले लिया, ठीक है, और उसके बाद उसके कुछ मित्र आए, जब फोन किया होगा तो उसके मित्र आए तो उसको अपने साथ ले गए। मैंने आगे जाने का निर्णय किया। मुझे लग रहा था कि कार शुरू नहीं होगी, पर पहली बार चाबी घुमाने पर वह चालू हो गई। कहते मैं सोच रहा था डैमेज हो गई गाड़ी, अब तो काम करेगी नहीं। कहते जैसे मैंने चाबी लगाई, लेकिन पहली बार में वो स्टार्ट हो गई। मैंने बाजार जाकर अपना कार्य पूरा किया। जब घर पहुंचने पर मैंने स्नान किया तो देखा मुझे एक खरोच तक नहीं आई थी। गुरु जी की दया से कांच के टुकड़ों से मुझे कोई भी चोट नहीं आई थी। कि गाड़ी का कांच का शीशा टूट गया, उनके ऊपर शीशे कांच के टुकड़े टुकड़े गिर गए, तो कहीं भी कुछ भी हो सकता था। कहते हैं जब मैं घर पहुंचा, मैंने स्नान किया, नहाए इन्होंने, तो देखा कि एक भी खरोच नहीं थी बॉडी के ऊपर, और कोई भी कांच का टुकड़ा इनका नहीं। तो कुछ भी हो सकता है संगत जी, कांच तो बिल्कुल घायल कर देता है। गुरु जी का इस तरीके से संरक्षण होता है जब आप सरेंडर कर देते हैं। उस संध्या को जब हम एक संबंधी की कार में गुरु जी के पास पहुंचे तो गुरु जी ने मेरे पिता को कहा कि चिंता ना करे, केवल कार ही क्षतिग्रस्त हुई है, और ये ध्यान देने योग्य है कि बेटे को कोई खरोच तक नहीं आई है। कार को देखकर कोई यह विश्वास नहीं कर सकता था कि उसके चालक को कोई चोट नहीं लगी है। कार को बहुत अधिक नुकसान हुआ था, उसका पूरा बायां हिस्सा बदलना पड़ा और उसको ठीक होने में 1 सप्ताह का समय लग गया। केवल गुरुजी ही मुझे इस 100% सुरक्षा दे सकते थे। यहाँ पर लिखा है कि कार डैमेज हो गई थी, पूरा बायां हिस्सा गाड़ी का बदला गया और 1 हफ्ता लगा उसको गैराज में पड़े हुए उसको ठीक होने में, लेकिन गुरुजी ने बिल्कुल मुझे कोई क्षति नहीं पहुंचाई थी, और ये बात उन्होंने उनके फादर को भी बता दी थी। शीत ऋतु में एक संध्या को गुरुजी के यहाँ जाते हुए जब मैं कार चला रहा था, अचानक ब्रेकों ने काम करना बंद कर दिया। यदि यह नोएडा से दिल्ली आते हुए व्यस्त यातायात में हुआ होता तो निश्चित घातक होता है। यहाँ अंकल जी कहते हैं कि एक बार संध्या को वो गुरुजी के जा रहे थे तो कार ने क्या कर दिया, उसके ब्रेक डाउन हो गए, काम करना बंद कर दिया। अगर वो अपना बताते हैं दिल्ली या नोएडा की तरफ ऐसे व्यस्त यातायात में उनके साथ होता तो शायद कुछ भी घटना घट सकती थी। पर यह घटना एक लाल बत्ती पर हुई, जब कार बहुत धीमे थी। लाल बत्ती पर हुई उनके साथ घटना, मतलब गुरुजी ने यहाँ भी उनकी रक्षा की थी। आधे मार्ग तक आ जाने के बाद हमने तो वापस जाकर कोई और व्यवस्था करने की स्थिति में थे और ना आगे बढ़ पा रहे थे। कहते बीच में फंस गए, ना आगे जा सकते थे ना पीछे जा सकते थे, क्योंकि कार के ब्रेक ही हो गए, और ठंडा मौसम होने के कारण किसी मैकेनिक के मिलने की आशा भी नहीं थी। कह रहे 7:30 बज चुके थे, अंधेरा हो चुका था और नहीं लग रहा था, पॉसिबल नहीं था कोई मैकेनिक हमें इस समय पर मिल जाएगा। परंतु हमें एक मिस्त्री मिल गया जो घर जाने वाला था, और उसने सहायता भी करी। कार की बैटरी से बत्ती लगाकर वह आधा घंटे तक दोष ढूंढने का विफल प्रयास करता रहा। अंत में मेरी बहन आरती ने गुरुजी से विनती करी जिससे हमें उनके दर्शन में और देर
देर नहीं हो सके। ठीक उसी समय कार के दोष का पता लग गया, शीघ्र ही कार ठीक हो गई और हम गुरुजी के दर्शन की राह पर चल निकले। अंकल जी कहते हैं कि अब क्या हुआ, गाड़ी में उनकी बहन भी थी। कहते मेरी बहन आरती ने गुरुजी से प्रेयर की कि गुरुजी गाड़ी सही करो, सही होगी तभी तो हम आपके दर्शन के लिए आएंगे। तो क्या हुआ, अचानक से हमें एक ड्राइवर भी मिल गया, ड्राइवर ने एक मैकेनिक भी मिल गया जिसने उनकी सहायता की और बाद में वो गुरुजी के दर्शन पर सही समय पर जा पाए। जब हमने गुरुजी के दर्शन के लिए जाना आरंभ किया था तब मैं कार चलाना सीख रहा था, पर कभी भी नोएडा की सीमा को पार नहीं किया था। अतः मेरे पिता दोनों दिशाओं में कार चलाते थे। वो कहते कि मैं जब कार चलाना सीख रहा था, जब गुरुजी से ये जुड़े थे अंकल जी, कहते मेरे पिता तो दोनों साइड ही कार चला लेते थे, पर मैं नोएडा से कभी बाहर निकला ही नहीं था। मतलब उस सीमा से वो कभी बाहर नहीं आ पाए। कहते यह नोएडा और दिल्ली के यातायात में एक दिशा में 20 किलोमीटर से अधिक कम आ गए। कहते दिल्ली आने में और दिल्ली और नोएडा के बीच में जो अंतराल है, या कह सकते हैं जो बीच का वो डिस्टेंस है वो 20 किलोमीटर का है। कहते मेरी हिम्मत नहीं होती थी कि मैं दिल्ली जैसे नोएडा से दिल्ली गाड़ी में चलाकर आ सकूं। इनको एक बार कार्यवश चंडीगढ़ जाना पड़ा और हमारे पास उनके वापस आने तक गुरुजी के पास जाने का कोई विकल्प नहीं था। मैं हिचक रहा था, पर माँ और बहन के प्रोत्साहन पर जब मेरे पिता से अगले दिन गुरुजी के पास जाने के लिए कार की आज्ञा मांगी तो उन्होंने तुरंत हामी भर दी। कहते एक दिन क्या हुआ, मेरे इनके सिंगला अंकल के पापा को चंडीगढ़ जाना था किसी काम से, और इनकी मम्मी को और इनकी बहन को गुरुजी के दर्शन करने जाना था। तब इन्होंने डरते हुए हिचकते हुए क्या किया, अपने फादर से गाड़ी की चाबी मांगी, गाड़ी में जाने के लिए परमिशन मांगी, तो उनके पिता ने तुरंत परमिशन दे दी। क्यों? क्योंकि क्या था यहाँ पर, वो कहते हैं ना कि नोएडा से दिल्ली तक का जो डिस्टेंस है वो 20 किलोमीटर था और मैं कभी नोएडा की अलावा कहीं और इन्होंने गाड़ी नहीं चलाई थी। कहते हैं मैं डर रहा था कि ये हो पाएगा नहीं हो पाएगा, लेकिन कहते हैं कि गुरुजी ने वो कर दिया, उनके पापा ने हामी भर दी। अगले दिन जब मैं और माँ बहन के साथ कार निकाल रहा था तो हमें वहां जहां बैठी हुई मेरी बहन थी वहां अचानक उपस्थित थी। कहते हैं जहां मेरी बहन बैठी हुई थी और मैं जैसे गाड़ी बाहर निकाल रहा था तो मेरी बहन को अचानक क्या हुआ, गुरुजी की उपस्थिति का एहसास हुआ कि मतलब अब कौन है, कार कौन चलाएगा, अब गुरुजी चलाएंगे, अंकल को चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। उस दिन जब मैं कार चलाता रहा गुरुजी की उपस्थिति बनी रही। लौटते हुए भी यही हुआ, जैसे ही कार को घर पर खड़ा किया उनकी सुगंध लुप्त हो गई। मतलब अब कौन था, गुरुजी चला रहे थे। जाते समय भी गुरुजी साथ थे और आते समय भी। कहते जब हम घर पर पहुंचे हैं और कार हमने रोक दी तो अब गुरुजी की जो खुशबू थी ना वो खत्म हो गई थी। गुरुजी अपने भक्तों का इतना ध्यान रखते हैं, उनके पास जाते हुए उनकी उपस्थिति न केवल उनकी दया और स्नेह से सूचक है, हमको हमारी रक्षा भी करते हैं और हमारा उत्साहवर्धक भी करते हैं। कहते हैं वो हमें क्या करते हैं, हमें उत्साह से भरपूर करते हैं और हमारी रक्षा करते हैं और हमें क्या करते हैं, मोटिवेट करते हैं। उत्साहवर्धक मतलब मोटिवेट करना, मोटिवेशन देना। जिस तरीके से आज वो मुझे मोटिवेट कर रहे हैं और मैं आपके सामने क्या सत्संग प्रस्तुत कर रही हूँ, वरना जो बोल नहीं सकती थी किसी के बीच में वो आज गुरुजी की कृपा से सब कुछ कर रही है। जय गुरुजी। आगे अंकल जी लिखते हैं, महाविद्यालय में प्रवेश। जब हमने गुरुजी के पास जाना आरंभ किया तब मैं 10वीं कक्षा में पढ़ता था। देखिए 10वीं क्लास में थे अंकल जी उस टाइम। मैंने 12वीं कक्षा विज्ञान विषयों के साथ करी थी। विचार यह था कि एक वर्ष में यांत्रिकी विद्यालयों में प्रवेश परीक्षाओं के लिए अध्ययन करूंगा। साथ ही मैंने दिल्ली विश्वविद्यालय स्नातक पाठ्यक्रम में भी प्रवेश पा लिया। उसी समय मैंने कुछ परीक्षणों में अनुभव हेतु बिना पढ़े प्रयत्न भी किया। परिणाम इस स्तर पर नहीं थे कि मुझे नोएडा के या आसपास के विद्यालयों में प्रवेश मिल सके। मैं घर से दूर रहकर नहीं पढ़ना चाहता था। कुछ विद्यालयों में संपर्क स्थापित करने पर उन्होंने प्रवासी भारतीय छात्रों वाले स्थान लेने का सुझाव दिया, जिसके लिए अत्यधिक व्यय होता है। अतः मैंने 1 साल अध्ययन कर तैयारी करने का निश्चय कर लिया। अंकल जी कहते हैं कि 10वीं में जब ये पढ़ते थे, उसके बाद जब ये 12वीं से इन्होंने विज्ञान से साइंस साइड से इन्होंने एजुकेशन ली थी, उसके बाद ये यांत्रिकी कह सकते हैं इंजीनियरिंग के विभाग में आगे पढ़ना चाहते थे। लेकिन क्या था, कहते जैसे नंबर थे ना उससे इनका दिल्ली विश्वविद्यालय पाठ्यक्रम में प्रवेश पाना बड़ा मुश्किल था। और जब इनको किसी ने सुझाव दिया कि आप डिस्टेंस से कर लो तो वो भी करना नहीं चाहते थे, मना कर दिया। मतलब खुद ही इंटरेस्ट नहीं था। कहते फिर इन्होंने अंकल जी ने सोचा, डिसाइड किया कि घर पर बैठकर 1 साल में तैयारी करता हूँ तभी कुछ हो पाएगा। कुछ माह व्यतीत ही हुए थे। चूंकि कुछ स्थान अभी रिक्त थे, उत्तर प्रदेश के छात्रों के लिए विशेष प्रवेश परीक्षाएं हुई, परंतु इनमें भी वही प्रवासी भारतीय छात्रों की वाली कथा दोहराई जा रही थी। कहते यहाँ पे क्या हुआ, नोएडा में यूपी में जब इस तरह के कह सकते हैं कुछ सीटें अवेलेबल थी, खाली थी, रिक्त थी, तो उस समय यूपी में प्रवेश परीक्षाएं हो रही थी। लेकिन यहाँ पर क्या था,
उसमें भी वो सीटें थी जो रिजर्वेटेड होती हैं, कह सकते हैं प्रवासी, जो कि आपके क्षेत्र के नहीं है, अप्रवासी लोग होते हैं, जैसे दिल्ली में रह रहे लोग हैं। अब दिल्ली में कुछ सीटें ऐसी होती हैं यूनिवर्सिटी वगैरह में कि दिल्ली के लोगों का कुछ परसेंट का कोटा होता है, उसके बाद 10% या 5% का कोटा दूसरे लोगों को आता है, जो यूपी से आते हैं, बिहार से आते हैं, या कह सकते हैं ब्रिटेन नहीं, जैसे आपका ये हो गया मेघालय और ये इस तरह नॉर्थ ईस्ट एरिया से जो आते हैं लोग, ये उस कोटा में आते हैं। तो उस कोटा में उन्हीं बच्चों का प्रवेश दिया जाता है, क्योंकि पहले से डिसाइड है, आप उसमें चेंज नहीं कर सकते। एक दिन गुरुजी ने मेरे पिता को बुलाया और कहा कि तुम्हारे पुत्र का प्रवेश मिल गया है, प्रसन्न रहो। मेरे पिता को इस कथन का अर्थ समझ नहीं आया। उन्होंने गुरुजी का धन्यवाद नहीं समझ नहीं आया, लेकिन फिर भी गुरुजी का क्या कर दिया, धन्यवाद कर दिया, क्योंकि गुरुजी ही जानते थे, हम लोग नहीं जान सकते। वो घर आ गए। अगले दिन मेरे पिता ने विद्यालय से घर लौटने पर मुझे से पूछा क्या मैं नोएडा के एक यांत्रिकी महाविद्यालय में पढ़ना चाहूंगा। उस दिन तिथि 14 नवंबर थी और प्रवेश 10 नवंबर को बंद हो चुके थे। भाव विभाग होकर मैंने हामी भर दी। कहते हैं कि एक दिन गुरुजी ने इनके फादर को बुलाया और बोला कि तुम्हारे बेटे का एडमिशन हो गया, खुशी मनाओ। अब अंकल जी को तो बड़ी क्यूरियोसिटी हो गई कि भाई एडमिशन तो हुआ नहीं, गुरुजी कह रहे हैं, फिर भी चलो। गुरुजी की कह सकते हैं कि गुरुजी का वचन शिरोधार्य है, उन्होंने बहुत उसको स्वीकार कर लिया। था तो ऐसा था नहीं, लेकिन गुरुजी ने बोला तो सच में संभव ही होगा। कहते हैं उन्होंने गुरुजी का धन्यवाद किया, अपने घर आए और अपने बेटे से सिंगला अंकल से बात की। तो ये बोला कि तुम क्या चाहते हो, नोएडा के किसी विद्यालय में तुम चाहते हो तुम्हारा एडमिशन हो जाए। तब अंकल जी कहते हैं कि हाँ, लेकिन क्या था, 10 नवंबर को प्रवेश परीक्षाएं तो सारी बंद हो चुकी थी, सब कुछ खत्म हो चुका था। लेकिन अब क्या थी, तारीख कितनी थी, 14 नवंबर को इनके फादर बोल रहे थे, लेकिन 10 नवंबर को सारा क्राइटेरिया फुलफिल हो चुका था। ये कैसे संभव हो सकता है, गुरुजी हैं तो सब संभव होता है। मैं अपने पिता के साथ उस महाविद्यालय के कार्यालय में गए और समस्त कागज पत्र दिए। मुझे अगले दिन से कक्षाओं में आने के लिए कहा गया। कि सडनली क्या हुआ कि जहां पर 10 तारीख को सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन 4 दिन बाद कैसी सिचुएशन बनाई गुरुजी ने कि उनको एडमिशन इजीली मिल गया। कहते हैं मैं वहां गया अपने फादर के साथ और मैंने सारे पेपर दिखाए। मुझे अगले दिन से कक्षाओं में आने के लिए कह दिया गया। घर वापस आते हुए मेरे पिता ने पूरा वृतांत मुझे सुनाया कि कैसे पढ़ा था। उनके एक मित्र ने उन्हें फोन करके तुरंत महाविद्यालय में कार्यालय बुलाया था। जब मेरे पिता वहां गए तो उनसे एक पत्र पर भरवा कर गुजरी हुई तिथि का चेक देने को कहा था, कि मतलब प्रीवियस डेट में चेक भरने को बोला था, क्योंकि 10 तारीख को तो सब कुछ खत्म हो गया था। अगर वो 14 तारीख, अब बात तो 4 दिन के बाद की बात हो रही है, तो जो पता खत्म हो गया, लेकिन वहां पर कुछ ना कुछ गुरुजी की लीला रही। तो उन्होंने जो अंकल जी थे, अंकल जी के फादर के जो फ्रेंड थे, उन्होंने उनको कॉल करके बुलाया था और कहा था प्रीवियस डेट में चेक बनवाने को, मतलब 10 तारीख से पहले चेक बनवाने के लिए बोला था। प्रीवियस डेट का चेक बनवा के और दिया था। उसमें 19,000 फीस के थे, 19,000 रुपए की फीस इनकी भरी गई थी उस टाइम में, और प्रीवियस डेट में शेष लौटाई जाने वाली सुरक्षा राशि के लिए थी। और कहते कुछ ऐसा था कि आपको कैशबैक बाद में मिल जाता है, आपकी कुछ क्राइटेरिया होते हैं यूनिवर्सिटी के, तो आपको रिफंड वापस मिल जाता है, बाद में मिलता है उसको। तो कह रहे उस समय उस स्थान पर सबसे कम व्यय था, सबसे कम फीस थी वहां पर, और हमने घर से बुलाकर प्रवेश दिया गया था। किस तरीके से गुरुजी ने लीला रची और घर से बुलाकर अंकल जी को एडमिशन दिया था। तब मेरे पिता को गुरुजी के कथन का अर्थ समझ में आया, ऐसे हैं गुरुजी की माया। तब समझ में आया कि क्या था। मित्रों पर गुरुजी की अनुकंपा। प्रत्येक व्यक्ति जो गुरुजी के पास आता है उसे गुरुजी की अनुकंपा किसी रूप में अवश्य प्राप्ति है। आशीष, योगेश और मुकेश मेरे अच्छे मित्र हो गए थे। कुछ प्रारंभिक बाधाओं के पश्चात उनको गुरुजी के दर्शन हुए, उनके कमल चरणों में स्थान मिला और कुछ अद्भुत अनुभूतियां हुई। कहते हैं अंकल जी कहते हैं जो मेरे दोस्त थे, नाम लिए, उन्होंने गुरुजी, उनको भी गुरुजी की अनुकंपा प्राप्त हुई। उसमें आशीष नाम था एक का योगेश था और एक का नाम मुकेश था। कहते हैं मेरे तीनों दोस्तों को गुरुजी को मिलने में परेशानियां आ रही थी, वो मिल नहीं पा रहे थे, लेकिन जब उनसे मिले तो उनको बड़ा सौभाग्य प्राप्त हुआ। हमारे महाविद्यालय में छमाही सत्र होते थे। छमाही मतलब 6 महीने में पेपर होते थे। अनुत्तीर्ण होने पर 1 वर्ष के अंतराल पर पुनः उस सत्र की परीक्षा दे सकते थे, परंतु यदि उत्तीर्ण होने के बाद 10 अंकों तक की आवश्यकता होती थी वह दे दिए जाते थे। योगेश के 11 नंबर कम थे, अतः नियमानुसार उसे 1 वर्ष की हानि होती।
एक माह उसे बहुत परेशान रहना पड़ा क्योंकि उसे अगली कक्षा में आने की अनुमति नहीं मिली। एक दिन उसने गुरुजी से सहायता के लिए प्रार्थना करी और ऐसा करते करते सो गया। जब वह सोकर उठा तो वह अपने स्वप्न में लेकर प्रसन्नचित्त था, पर असमंजस था। उस समय उसने हमें कुछ नहीं बताया। यहाँ कहते हैं कि जो इनके दोस्त थे और योगेश, उसके नंबर कम थे क्योंकि हर 6 महीने में जो एग्जाम होते हैं उसमें पास होना जरूरी था। अगर जो पास नहीं होता तो साल भर के बाद उसको पेपर देना पड़ता। अब ये जो इनके दोस्त थे योगेश, उसके सिर्फ 11 नंबर थे और उसको नियम के अनुसार उसका हो ही नहीं सकता था नेक्स्ट सेमेस्टर में जाना। तो अब क्या था, मन ही मन वह बड़ा परेशान था। उसने रात को गुरुजी के से प्रार्थना की और उसको जो ड्रीम आया उससे बड़ा खुश था सुबह उठकर, लेकिन उसने वो ड्रीम हमसे शेयर नहीं किया। क्यों नहीं किया वो बताएंगे आगे। अगले दिन समाचार पत्रों में विश्वविद्यालय परिषद की बैठक में हुए निर्णय का वर्णन छपा हुआ था, जिसमें उन्होंने सब छात्रों को 4 वर्ष में एक बार 15 नंबर देने का निश्चय कर लिया था। यहाँ वो कहते हैं कि पेपर में आ गया कि किस तरीके से 15 अंक देने का निश्चय कर लिया गया। पहले कहाँ नंबर कम थे और कहाँ उनको दे दिए गए, प्रमोटेड जैसे कर देते हैं एक तरीके से। इस प्रकार योगेश का वह वर्ष एक वर्ष बच गया और तब मैं उसे स्वप्न की चर्चा करता। अब उन्होंने हमें स्वप्न की सब चर्चा बताई। अब रिलेट कर लीजिए ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी से, जब योगानंद जी को था कि इंग्लिश के पेपर में 36 नंबर वाला पास होता है, लेकिन क्या था, उनके सिर्फ टोटल 33 नंबर ही बन रहे थे। और जब वो अपने गुरु श्री युक्तेश्वर जी के पास भागे गए तो युक्तेश्वर जी ने कहा परेशान होने की जरूरत नहीं है, तुम पास हो गए। तब उन्होंने बोला कैसे गुरुदेव, 36 है। वो उन्होंने फिर भी अपने गुरु की इच्छा सर्वोपरि करी, हाथ जोड़कर वापिस आ गए। लेकिन क्या देखते हैं, न्यूज़पेपर में छपा था कि अब अंग्रेजी की परीक्षा में पास होने के लिए 36 नहीं सिर्फ 33 नंबरों की आवश्यकता है। तो सेम यहाँ पर वही हुआ। इसलिए बोला था ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी पढ़ो, ताकि मेरे किए हुए कह सकते हैं चमत्कारों को, कृपा को आप समझ सकें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। स्वप्न में उसकी माँ उसे गुरु जी के पास ले गई, योगेश की अशांति से अवगत किया। गुरु जी ने उसको चिंता मुक्त रहने को कहा। यह स्वप्न परिषद की बैठक में कुछ देर पहले ही आया था। उसके पश्चात बैठक में निर्णय निश्चित ही गुरु जी ने हस्तक्षेप ले लिया होगा। वो कहता है कि ये सपना उसको तभी आया था कि उसमें क्या दिखाई दिया कि गुरु जी की योगेश बड़ा परेशान है और गुरु जी के पास उनकी माँ उनको लेकर गई है। तब गुरु जी ने उनको आश्वासन दिया कि सब कुछ हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। कहते ये स्वप्न उसको वहां पर बैठे बैठे ही आया था और उससे पहले क्या था, गुरुजी ने वो सब चीजें चेंज कर दी थी। प्रतिशत में परीक्षाओं से पूर्व हम गुरुजी के दर्शन की अभिलाषा रखते थे। मैं अपने परिवार के कारण उनके दर्शन सरलता से कर लेता था, परंतु मेरे मित्रों को उनके दर्शन के लिए विशेष प्रयास करना पड़ता था। आशीष पर गुरुजी के दर्शन से विशेष प्रभाव होता था। दर्शन के उपरांत वह अपने सब विषयों को उत्तीर्ण हो जाता था। यदि दर्शन नहीं हो पाते थे तो वह एक या एक से अधिक विषयों में रह जाता था और उसे पुनः परीक्षा देनी पड़ती थी। यहाँ पर कहते हैं कि जो आशीष इनके मित्र थे, वो क्या था, जब गुरुजी के दर्शन करता था तो सारे पेपरों में पास हो जाता था और जब दर्शन नहीं करता था तो पेपरों में फेल हो जाता था। ऐसा उनके पास है। तो कहते हैं कि इसलिए वो हमेशा गुरुजी के दर्शन करने जाया करता था। गुरुजी की कृपा से विद्यालय से निकलते ही मुकेश हनीवेल नामक एक प्रसिद्ध कंपनी में कार्यरत हो गया। यहाँ पर उसका प्रशिक्षण काल 1 वर्ष का था। उस अंतराल के बाद वह अति उत्सुकता से अपने स्थायीकरण की प्रतीक्षा कर रहा था, परंतु जब 2 माह उपरांत भी यह नहीं हुआ तो गुरुजी के पास 14 अप्रैल 2005 को आया। उसने गुरुजी के दर्शन कर प्रसाद लिया और चला गया। अगले कार्य दिवस 16 अप्रैल को अपने स्थायी होने की सूचना प्राप्त होगी। वास्तव में गुरुजी ने उसको आशीर्वाद दे दिया था। यहाँ पर कहते हैं जो उनका दोस्त था मुकेश, वो एक कंपनी जैसे पास हुआ तो कंपनी में वो एक अति अच्छी प्रतिष्ठित कंपनी कोई थी, हनीवेल नामक प्रसिद्ध कंपनी थी, उसमें वो जॉब करने लगे। लेकिन क्या था, परीक्षण के 1 साल बाद भी वो क्या रहते कि उनको उत्सुकता थी कि मतलब वो परमानेंट होना चाहते थे, लेकिन उनका परमानेंट नहीं हो पा रहे थे। वहां पर वो बहुत परेशान थे। 2 माह तक बीत चुका थे, बड़े परेशान थे। तो एक दिन 14 अप्रैल 2005 को वो गुरुजी से मिलने आए। अब समस्या बताने से पहले गुरुजी ने उनको प्रसाद दिया और वो प्रसाद लेकर चले गए। लेकिन क्या हुआ, अगली बार जब वो 14 तारीख के बाद वो 16 अप्रैल को गए अपने ऑफिस में तो उनको सूचना मिल गई कि वो क्या हो गए, स्थायी हो गए, परमानेंट हो गए हैं। इस तरीके से गुरुजी ने उनको आशीर्वाद दे दिया था। जय गुरु जी, शुक्र। आगे लिखते हैं मेरे अंकों का पुनरावलोकन। मुझे तीसरे अर्धवार्षिक सत्र में एक विषय में 30 अंकों के स्थान पर केवल 19 अंक ही प्राप्त हुए थे। यह चौंकाने वाली घटना थी क्योंकि परीक्षा के उपरांत जब मैंने अपने अंक जोड़े थे तो मुझे सरलता से उत्तीर्ण हो जाना चाहिए था, पर मैंने अपने अभिभावकों को सारी बात बताई, साथ में यह भी बताया कि इस समय मेरे केवल 19 अंक आए हैं तो संभवतः मैं इस विषय को कभी भी उत्तीर्ण ना हो पाऊं। यहाँ पर कहते हैं जब आखिरी सत्र था, इनका फाइनल ईयर था, उस समय इनका एक पेपर था, उसमें इनके सिर्फ 19 नंबर आए थे और जबकि
इनको ये आशा थी कि उसमें तो वो बहुत अच्छे नंबर से पास होंगे, लेकिन जब उन्होंने अपने पेरेंट्स से बात शेयर की कि उनके तो इसमें 19 नंबर आए हैं और हो सकता है कि अगर मैं इसका एग्जाम दोबारा भी दूं तो शायद मैं इसमें पास भी ना हो पाऊं। मेरे पिता ने जब यह बात गुरुजी को बताई तो उन्होंने पुनः निरीक्षण का आवेदन करने की सलाह दी। अगले दिन मैंने वही किया। उसके अगले दिन विद्यालय में किसी विद्यार्थी के अंकों के बदले जाने की सूचना थी। मैं तुरंत उस महाध्यापिका के पास गया तो मेरा नाम सुनकर उन्होंने कहा कि वह मेरे अंक बदलकर 53 हो गए हैं। यहाँ पर कहते हैं कि उनके पापा ने जब इस सिंगला अंकल के फादर ने जब गुरुजी से ये बात बताई कि किस तरीके से उनके बेटे के सिर्फ 19 नंबर ही आए हैं और वो तो पेपर बहुत अच्छा गया था, लेकिन जब गुरुजी ने उनको बोला कि तुम जाओ क्या करो, एक फॉर्म भरो, क्योंकि हम अपना एग्जाम की जो हमारी एग्जाम शीट होती है उसको अगर आप दे सकते हैं रीचेक कराने के लिए आपको एक फॉर्म फिल करना पड़ता है और उसके बाद उस पर कार्यवाही की जाती है। तो सेम गुरुजी ने यहाँ पर उनको ये करने के लिए बोला था कि वो रीचेकिंग के लिए फॉर्म भरने के लिए बोला था। कहते हैं जब अगले ही दिन क्या हुआ, जब रीचेकिंग के लिए फॉर्म भरा गया इनके घर से तो अगले ही दिन क्या हुआ, उनको विद्यालय में पता चला कि किसी एक बच्चे के विद्यार्थी के अंकों को बदला गया है। कहते हैं मैं जब ये सुना तो मैं तुरंत भागा महाध्यापिका वहाँ की मतलब जो प्रिंसिपल थी उनके पास भाग कर गया तो देखा कि ये किस बच्चे की है। क्यूरियोसिटी होती है ना, कौन से बच्चे के नंबर बढ़ाए गए। कहते हैं जब मैंने देखा तो मैं देखकर बहुत चक्कर रह गया कि वो किसके थे, मेरे नंबर थे। उनके नंबर 19 से अब 53 हो गए थे, 53 हो गए थे। यति प्रसन्न होकर मैंने पुनः निरीक्षण का आवेदन वापस ले लिया। मैं बड़ा खुश हो गया और मैंने क्या किया था, जो पेपर दिया गया था क्योंकि अप्लाई करने के बाद भी टाइम लगता है, कहते मैंने तुरंत वो निवेदन वापस ले गया क्योंकि उस टाइम आपकी लगती है उसमें। कहते जब ऐसा करने की जरूरत ही नहीं पड़ी तो मैंने वो वापस ले लिया। जहां 120 के आसपास महाविद्यालय हैं, प्रत्येक में कई सौ विद्यार्थी हैं, केवल 5 विद्यार्थियों के अंक परिवर्तित हुए थे। कहते हैं उस विद्यालय में करीब 120 के आसपास जितने भी महाविद्यालय 120 आसपास के महाविद्यालय थे, लेकिन और प्रत्येक में हर विद्यालय में कई सौ विद्यार्थी होंगे, लेकिन इतने सारे विद्यार्थियों में केवल 5 विद्यार्थियों के अंक ही परिवर्तित किए गए थे। मतलब गुरुजी ने सिंगला अंकल पर कह सकते हैं कृपा दिखाने के लिए अन्य 4 को भी ब्लेस कर दिया था और सबके ऊपर और संशोधित नहीं हुए थे, इसके ऊपर और किसी के नहीं हो पाए थे। गुरु कृपा से मैं अत्यंत भाग्यशाली था। कहते हैं गुरुजी की कृपा से मैं अत्यंत भाग्यशाली था। आप संगत जी यहाँ से लगा लीजिए, सिंगला अंकल को अकेले सिंगला अंकल को ब्लेस करने के लिए अन्य 4 संगत को भी ब्लेस करना पड़ा। मेरे इन थोड़े से अनुभवों से गुरुजी की असीम क्षमता और निस्वार्थ भाव से अपने अनुयायियों को सदा आश्रय देने की परंपरा दृष्टिगोचर होती है। जब भी कोई भक्त अपनी व्यथा में गुरुजी से प्रार्थना करता है, गुरुजी सदा उसकी सहायता करते हैं। मूल सार यही है कि यह जीवन गुरुजी को समर्पित कर दें। वह तो प्रेम और स्नेह के अंतहीन स्रोत हैं। प्रार्थना करता हूं कि आप उनकी हितकारी दृष्टि सदा आप पर बनी रहे और हमें सदा उनके चरणों में स्थान देते रहें। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। श्री सिंगला अंकल श्री अरविंद सिंगला, गुड़गांव। बहुत ही प्यारा सत्संग था और अंकल जी ने लास्ट में यही बोला है कि सभी पर उनकी कृपा रहे और सब उनके चरण कमलों से जुड़ जाएं। तो गुरुजी को ही अपने आप को सरेंडर कर दें और गुरुजी की छत्र छाया में आ जाए तो गुरुजी आपके सारे काम खुद ही करते चले जाएंगे। आपको चिंता करने की क्या आवश्यकता नहीं है। और संगत जी अगर आपने आज का सत्संग सुना होगा ना तो रिलेट कर लेना ऑटोबायोग्राफी और योगी किस तरीके से अंक वहां पर बढ़ाए गए थे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं तो धन्य हो गई उस सेवा के लिए भी और आज की सेवा के लिए भी आपका बहुत बहुत शुक्राना मेरे प्रभु, आपने जो मुझे चुना। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय जय गुरु।